ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है यार, रिएक्ट इन डेप्थ देखेंगे, बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें समझेंगे कि यार ये किस तरीके से वर्किंग कर रही होती हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमने उनको एक्सप्लोर करना है, और उसके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेंगे। ठीक है। रिएक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था यार, इंट्रो बहुत सारी चीज़ें करके देखी थी इसके साथ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यार रिएक्ट जो है वो क्या है भाई, एक हमारे पास लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी का मकसद क्या है कि हम जो है ना एक यूज़र इंटरफेस बना सकें। यूज़र इंटरफेस आसान भी हो सकता है, यूज़र इंटरफेस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि यार हम जब एक एप्लीकेशन बनाते थे जिसके अंदर हमें हर पेज के अंदर नैव बार को रखना होता था, हर पेज के अंदर फुटर को रखना होता था, तो हमें क्या मुश्किल होती थी कि यार मुझे हर पेज के अंदर जो है ना उस कोड को बनाना है और फिर लेके आना है। सही है, एक तो ये थी। या फिर हमारे पास ना लाइन ऑफ कोड बहुत हो जाता था, HTML का अलग पेज, CSS की अलग फाइल, और फिर जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल। और फिर हमारे पास मार्केट में क्या आता है भाई, रिएक्ट आता है, जो इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। अब हमारे पास जो चीज़ें रिपीट हो रही थी, जो चीज़ें रिपीट हो रही थी मतलब नैवबार, फुटर, या फिर कार्ड्स, या फिर बटन्स, हम उनको बार बार डुप्लीकेट कर रहे थे। सही, ड्राई प्रिंसिपल को अवॉइड कर रहे थे, जिससे क्या होता था, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी, और फिर कोड जो है ना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छी क्वालिटी वाला कोड नहीं होता। ठीक है। बाकी रिएक्ट जेएस जब आया तो इसने बोला कि यार मैं डेवलपर्स का पेन जो है ना रिजॉल्व कर दूंगा। कौन करेगा, रिएक्ट जेएस करेगा। कैसे करेगा, इसने कहा कि यार मेरे पास जो है ना एक पावर है, कौन सी, रीयूजेबल कंपोनेंट की। मतलब इसने पेन देखा कि यार डेवलपर्स का पेन क्या है, कि यार उनको ना बार बार यूआई लिखनी पड़ती है। ठीक है। मतलब कॉपी पेस्ट ही है भले, फिर भी लिखना तो पड़ रहा है ना यार, लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो रहा है। तो ये लेके आया भाई रीयूजेबल कंपोनेंट्स का टॉपिक। ठीक है। और इसने ये इंट्रोड्यूस कराया, इसने कहा कि यार आप जो है ना सिंपल फंक्शंस बनाओ, और फिर ना आप उन कंपोनेंट्स को ना सिंपल जाके रीयूज़ कर लेना, और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बटन ऑलरेडी बना हुआ है तो उस बटन को दोबारा बनाने का क्या फ़ायदा। सही है। और फिर देखा जाए रिएक्ट जेएस जो है ना, वो यूआई तो बनाता है, पर यूआई किस पे डिपेंड करती है भाई, उसके फंक्शंस पे डिपेंड करती है। अब जाहिर सी बात है, जब उसके फंक्शंस पे डिपेंड कर रही है, तो रिएक्ट के अंदर सिर्फ यूआई वाला पार्ट नहीं है, ये रिएक्ट के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। अब देखा जाए तो यार हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक डॉम होता था। डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता था, जो एक ट्री होता था। सही है। रिएक्ट के अंदर भी क्या होगा, डॉम होगा, पर वो क्या होगा, वर्चुअल डॉम होगा। सही है। वर्चुअल डॉम क्या है भाई, सिंपल है यार, रियल डॉम की एक लाइट वेट कॉपी। रियल डॉम की लाइट वेट कॉपी। क्लियर है भाई। रियल डॉम की लाइट वेट कॉपी कौन है भाई, वर्चुअल डॉम, और कुछ भी नहीं है। सही है भाई। मतलब क्या होगा, जब भी हमारा रिएक्ट चलता है ना, तो वो एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। किससे क्रिएट करता है, रियल डॉम की कॉपी से। वर्चुअल डॉम जो है ना रियल डॉम की एक लाइट वेट कॉपी बनाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल डॉम। समझ आया। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ काम होगा, और फिर जो है ना एट द एंड जब वर्चुअल डॉम बनता है ना, तो वो हमारे पास एक नया डॉम बनाता है, और फिर पुराने वाले डॉम के साथ उसको कंपेयर करता है, और फिर जो चीज़ अपडेट होती है ना, वो उस जगह पर जाके उस एलिमेंट को या उस प्रॉप को अपडेट कर देता है। अभी हम देखेंगे कि यार किस तरीके से करता है, और हर टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में, मैंने लिख के रखा हुआ है। आज कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को कवर करें, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सुफियान कुछ कह रहे हो आप? कुछ भी नहीं कह रहे? सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है भाई, स्प्लिटिंग कॉन स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स। अच्छा भाई, स्प्लिटिंग कंपोनेंट ना अपने नाम से ही तुम्हें बता रहा है कि यार क्या करना है हमने। हमने ना एक अप्रोच को फॉलो करना है, कि हम जो है ना जब भी एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जब भी हम एक एप्लीकेशन बना रहे होंगे, तो उसके अंदर ना हमने एक ही जगह पर सब कुछ नहीं भर देना। हमने एक ही जगह पर सब कुछ नहीं भरना। मतलब मतलब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक हेडर है, हेडर के बाद मेरे पास एक सेक्शन है। ठीक है भाई। सेक्शन के पास मेरे पास एक फुटर है। तो मतलब मुझे एक ही जगह पे हर चीज़ को नहीं रखना। मैं सिंपल क्या करूँ, इनको स्प्लिट कर दूँ। स्प्लिट से मुराद ये है कि यार मैं हेडर बनाऊँ, हेडर का कंपोनेंट बनाऊँ, और सिंपल हेडर का कंपोनेंट आके यहाँ पर कॉल कर दूँ। समझ आ रहा है। और अगर मेरे पास सेक्शन है, मान लो यार हीरो सेक्शन है, तो मैं क्या करूँ यार, एक हीरो सेक्शन का कंपोनेंट बनाऊँ,
और फिर यहाँ पर लाके कॉल कर दूँ। मतलब इनको डिवाइड कर दूँ अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर। उसका भी एक रीज़न है भाई, क्यों रे है कि यार हमारे पास हेडर के अंदर हो सकता है यार कोई कार्ड वाला फीचर हो। सही, आपने देखा है, मैंने आपको फेसबुक का बताया था, या कोई नोटिफिकेशन हो, तो आपको तो सिर्फ एक छोटी सी जगह पर अपडेट कराना था। आपने क्या करना था, एक छोटी सी जगह पर अपडेट कराना था, किस वाले पार्ट के अंदर, हेडर में। अगर ये पूरा एक कंपोनेंट बना हुआ होता, अगर ये एक पूरा कंपोनेंट बना हुआ होता, तो कंपोनेंट जो ना पूरा रीलोड होता। तो रीलोड मुझे किसको करना था, सिर्फ हेडर वाले पार्ट को, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक नोटिफिकेशन क्या हुआ है, और अपडेट हुआ है। तो हेडर के अंदर भी जो नोटिफिकेशन का पार्ट होगा ना, मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ। मतलब मेरा पूरा हेडर भी अपडेट ना हो, सिर्फ जो जगह मेरी चेंजेस कर रही है उस जगह पर जाके क्या हो, री रेंडर हो जाए, बस सिंपल इतनी सी चीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे यार, हम बेस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं। मैं बोलूँगा यार, हमारे पास एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर होता है, और कंपोनेंट का फोल्डर क्या करता है, अच्छा मैंने इसको ना यहाँ पर बना दिया, मुझे इसके बाहर बनाना चाहिए। इसको डिलीट करता हूँ, गलती से इसके अंदर बन गया है, क्योंकि ना वो सेलेक्ट रह गया था। मैं बोलूँगा यार, मेरे पास एक एसआरसी के अंदर आप क्या बनाओ भाई, कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स रख सकते हो, सही है, ऐसे लगाना मैं भूल गया। आप यहाँ पर एक फाइल बना लो, हेडर डॉट जी एस एक्स, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर बोलूँगा आर ए एफ सी ई, और मेरे पास जितना भी हेडर के अंदर जो मवाद होता है वो मैं यहाँ पर लाके रख दूंगा। मान लो यार, अभी मैं फ़िलहाल हेडर कुछ इस तरह का बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ विथ फुल लेगा ये, बैकग्राउंड कलर जो है ना वो कुछ रेडिश ले लेगा, सही है, 500, और राउंडेड कर देगा अपने आप को थोड़ा सा 2 एक्सएल। और मैं सिंपल ना यहाँ पर और भी कंपोनेंट्स बना देता हूँ, जैसे कि फुटर, और फिर एक हीरो सेक्शन, सही है, हीरो डॉट जे एस एक्स, आर ए एफ सी ई। और आर ए एफ सी करने के बाद मैं बोलूँगा यार, आप जो है ना इसके दरमियान एक H1 ले लो, H1 के अंदर क्या लिख दो, हीरो। और इसको जो है ना हाइट आप दोगे कितनी भाई, हाइट दे दो, मान लो यार 600 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है भाई। देख लेंगे क्या होता है, मैं बस ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, जो होगा एंड में देख लेंगे। पीजी कलर आप इसको ना ही दो तो सही है, विद आप इसको फुल दे दो, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना आप इसका, डी फ्लैक्स नहीं होता है यहाँ पे, फ्लैक्स होता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, आइटम्स भी सेंटर कर दो, मतलब ये अलग अलग क्लासेस हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ पर पूरा हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा, अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। ठीक हो गया। और फिर मैं कुछ फुटर भी बना लेता हूँ, फुटर भी हेडर से रिलेटेड बना देते हैं यार, कॉपी करते हैं और नाम चेंज कर देंगे। मैंने कहा हेडर की जगह क्या कर दो भाई साहब, फुटर, और ये आ गया मेरा फुटर, ठीक है भाई। अब मैं सिंपल, हम्म, किसको, फुटर को, हाँ, हाइट दे देते हैं, सही है, थोड़ी सी हाइट भी दे देते हैं, इसको 50 पिक्सल्स की कुछ दे देते हैं। और हेडर को भी दे देते हैं 50 पिक्सल, वैसे वो ऑटोमेटिक भी ले सकता था ना, हाँ ऑटो भी ले लेता, खैर 50 पिक्सल दे देते हैं दोनों को ना। और जो फुटर है ना, फुटर का कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा चेंज तो लगे। इसको यहाँ पर 800 पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, सही है। मैं आ जाऊँगा अपनी ऐप जेएस के अंदर, और ऐप जेएसएक्स के अंदर आके बोलूँगा भाई मेरे तीनों कंपोनेंट आप क्या कर दो, कॉल कर दो। जैसे कि भाई मेरे पास हेडर था, हेडर को वो खुद इंपोर्ट करेगा। मैंने कहा है मेरे पास एक हीरो का सेक्शन था, आप हीरो का सेक्शन भी मेरा इंपोर्ट करो। देखो कहाँ से कर रहा है, कंपोनेंट के अंदर एक हेडर की फाइल है, वहाँ से इस फंक्शन को इंपोर्ट करके खुद ला रहा है। और फिर मैं क्या बोलूँगा भाई, मेरे पास एक फूटर है, उसको भी आप क्या कर दो, इंपोर्ट कर लो। आओ अपनी फाइल पे चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर भी बीजी राइट लगा हुआ है, तो यहाँ से बीजी राइट हटाते हैं और पैडिंग भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है भाई। तो हेडर बन गया, फुटर ये सेक्शन सेंटर में आ गया, और ये मेरा अपना फुटर भी आ गया, ठीक है। सॉरी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हीरो वाले सेक्शन को थोड़ी सी हाइट कम कर देनी चाहिए, लाइक 500 पिक्सल्स कर दूँ तो मेरे ख्याल से एडजस्ट हो जाएगा। 450, ठीक है, 4500 कर दिया, ऐसा ना करो यार, ठीक है। थोड़ा सा सेट हो जाए, काफ़ी है। हाँ, एच स्क्रीन भी कर सकते हैं, किसको करेंगे अपन, ऐप जी एस एक्स को करेंगे ना, हाइट स्क्रीन ले लेगा पूरी, ठीक है भाई।
पर उसको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब हाइट स्क्रीन का मतलब वही 100 VH होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। मेन चीज़ तो मैं समझ आ गई कि यार तुम किस तरीके से इसको सेट करोगे और फिर तुम अपना काम किस तरीके से कर सकते हो। अब तुम यहाँ पर ये भी बोल सकते हो यार मेरा हेडर है, हेडर क्या ले ले भाई, थोड़ी सी पैडिंग ले ले, पैडिंग चारों तरफ से ले लेगा भाई। ठीक है। हाँ, एक जगह पे फिक्स के लिए फिर तुम क्या करो, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और फ्लैग डायरेक्शन, क्या कहते हैं अपना, कॉलम होती है ना। देखो भाई यहाँ पर आओगे तुम जो है ना सारा यहाँ पर आके गेम करोगे, फिर तुम बोलोगे यार फ्लैक्स कर दो, फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा और तुम इसको क्या बना दो, फ्लैक्स कॉल कर दो, ऐसे कुछ। ठीक है भाई, ऊपर नीचे चिपक जाएगा, पर यहाँ पर हाइट का पंगा है। सही है, तो हीरो के पास हाइट थी, हाइट यहाँ से इसको हटा देते हैं। यार हाइट जो है ना तुम ऑटो ले लो, हाइट पे नहीं मान रहा, हाइट पे नहीं मान रहा तो क्यों नहीं मान रहा, क्यों नहीं मान रहा, विथ फुल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, इसको भी हटाते हैं ज़रा। तो ये स्टार्ट में आ गया और सेंटर में आ रहा है। मैं इसके इंस्पेक्ट करना चाहूँगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। बॉडी, अच्छा जी, सही है। तो मेरे पास हाइट जो है ना आपके पास नहीं है, जब ही नहीं कर रहा ये। मैं हाइट को बोलूँगा कि यार आप क्या कर लो, हाइट स्क्रीन कर लो 100 VH की। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से वर्क करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि यार हाइट स्क्रीन होनी चाहिए किसके पास, पेरेंट के पास, जब जाके आइटम सेंटर वगैरह होता है। क्लियर है दोस्तों, तो ये इस तरीके से वर्क तुम्हारा करना शुरू हो जाएगा। सही है, मुझे पता है यार कलर्स अच्छे नहीं है इसके अंदर, और फिर आप कलर की क्या बात है यार, मेन चीज़ तो हमने देखना है ना कि किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट, स्प्लिटिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। आपने हमेशा कंपोनेंट्स के अंदर उसको तोड़ना है भाई, हेडर को भी अगर जितना तोड़ सकते हो ना भाई तोड़ दो। समझ आ रही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार यहाँ वाला एलिमेंट अगर चेंज होगा तो फिर मेरी पूरी एप्लीकेशन रीलोड होगी। रीलोड से मुराद समझाता हूँ क्या होता है, अभी आगे आएगा, हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलते हैं और फिर उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे पास दूसरा क्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हाँ ना, बिल्कुल कर सकते हैं ना, मतलब तुमने एक हेडर बनाया, तुम यहाँ पर एक और कंपोनेंट ले लो कि यार यहाँ पर इसकी जो है ना हेडर की, हेडर एल आई है, मान लो हेडर एल आई, मतलब ऐसी हेडर की लिस्ट है, हेडर लिस्ट। ठीक है, और वो क्या है भाई, JSX है। अब तुमने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया, यार छोटा सा पार्ट होगा, और ये पार्ट अपने पास क्या रखता है भाई, एक लिस्ट रखता है यूएल, यूएल के अंदर मतलब मैंने बोला 3 LIs हैं, होम, और फिर अबाउट, और फिर क्या भाई, कॉन्टैक्ट। सही है, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन भी हो सकता है, तो तुम सिंपल क्या करोगे भाई, तुम्हें पता है यार हेडर आ रहा है। और तुम क्या बोलो भाई, यहाँ पर एक H1 ले लेना आप इस बार, H1 के अंदर हेडर डाल दो। सही है, और फिर इन दोनों को आपस में फ्लेक्स करा दो। ठीक है, हेडर, और फिर एक हमने कंपोनेंट क्या बनाया, हेडर लिस्ट का। ठीक है, वैसे कंपोनेंट का कोई अच्छा नाम रखना, अभी तो मैंने एक जस्ट रख दिया है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपना आउटपुट देखूंगा जाके, ये मेरे पास हेडर आ गया, अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो मैं जाके वो भी कर दूंगा। मैंने बोला भाई विथ फुल है, क्या करो भाई साहब, फ्लैक्स कर लो, फ्लैक्स के बाद फ्लैक्स, फ्लैक्स जब करोगे तो जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर देना, और आइटम सेंटर भी कर लो। ठीक है, अब मुझे LI को भी जाके थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, आइटम सेंटर करते हैं भाई, आइटम सेंटर, और मैं बोलूँगा हेडर लिस्ट जो है ना भाई, वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या आ रही है भाई साहब, एक कॉलम में आ रही है, यहाँ पर भी क्लास नेम लगाऊंगा और बोलूँगा भाई फ्लेक्स, और फिर यहाँ पर मैं देना चाहूँ तो पैडिंग दे सकता हूँ इनके दरमियान आपस में 2 की, या फिर मुझे गैप देना पड़ेगा, आई थिंक मैं बोल सकता हूँ यार मुझे गैप दे दो 3 का, तो इस तरीके से गैप आ जाएगा। तो कुल मिला के ना तुम सारा काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलविंड। सही है, मतलब कंपोनेंट बेस्ड तुमने काम करना है इस बार कि यार ये भी अगर री रेंडर अगर हो ना, तो भाई फालतू का री रेंडर ना हो, मुझे काम करना था इधर हीरो वाले सेक्शन पे, तो अगर ये वाली चीज़ री रेंडर हो मतलब रीलोड हो, तो
इसके चक्कर में ना ये वाला एलिमेंट रीलोड नहीं होना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें ना एक यूट्यूब की एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब रिएक्ट पर नहीं बना हुआ, सही है, यूट्यूब रिएक्ट पर नहीं बना हुआ। अब तुम देखना ये जो सर्च बार है ना, ये जो सर्च बार है, तो तुम देखना कि यार अगर मैं ये एक इसके अंदर इनपुट देता हूँ, सर्च बार वैसे का वैसा ही रहेगा। सर्च बार देखो वैसे का वैसा है, नीचे वाला डेटा चेंज हो गया, मतलब सर्च बार ही नहीं, पूरा जो टॉप बार है और जो ये लेफ्ट साइड बार है ये ऐसा का ऐसे ही रहा, बस ये नीचे का डेटा चेंज हो गया। अगर मैं प्रीवियस भी जाऊंगा ना, रिफ्रेश करूंगा, तब भी इनपुट की वैल्यू वही पड़ी है जो पुरानी हालत में था, मतलब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा। जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम में क्या होता था, पूरा रीलोड होता था, क्या होता था, पूरा रीलोड किया जाता था। समझ आ रही है? तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, और हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है ताकि हमारी एप्लीकेशन ना फालतू में रीलोड ना करे। समझ आ रही है? और जितनी रीलोड होगी ना, तो मतलब जितना कम रीलोड होगी ना आपकी वेबसाइट, उतनी आपकी वेबसाइट क्या होगी भाई, स्मूथ होगी। ठीक है, मतलब बंदा जो चला रहा होगा ना उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। मतलब ऐसे ही कुछ यहाँ पर कुछ चेंजेस हुई और ऐसा ना हो कि यार वेबसाइट फिर से रिफ्रेश की तरफ चली गई और जो ना वो रीलोड पे रीलोड हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, री रेंडर का कॉन्सेप्ट होता है। समझ आ गया भाई? नेस्टेड हमने क्या कर लिया, नेस्टेड कंपोनेंट जो है ना स्प्लिट करके भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज़ हमारे पास है, हमारे पास प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट है। प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट तुम सिर्फ इतना सा समझ लो, हम ना इसी को यूज़ कर लेंगे, सही है, इन्हीं कंपोनेंट को, ताकि हम इसी के ऊपर एग्जांपल कर लें। प्रॉप ड्रिलिंग का मकसद ये है कि अगर अगर आप देखो ना कि यार पेरेंट से, अगर आपका जो पेरेंट है वो डेटा भेजे चाइल्ड को, चाइल्ड डेटा भेजे ग्रैंड चाइल्ड को, और ग्रैंड चाइल्ड डेटा भेजे किसको, नेक्स्ट चाइल्ड को। समझ आ रही है? मतलब फालतू में जो है ना एक डेटा पहले पेरेंट के पास आया, पेरेंट के पास से डेटा गया चाइल्ड के पास, और फिर ये वाला डेटा कहाँ गया भाई, ग्रैंड चाइल्ड के पास, ग्रैंड चाइल्ड से भाई उसके नेक्स्ट चाइल्ड के पास, और उसके बाद उसके नेक्स्ट चाइल्ड पे। तो ये फालतू की क्या भाई, प्रॉप ड्रिलिंग है। ठीक है, तो हम इसकी ना एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो कि यार मेरे पास एक एफ है, ठीक है, मेरे पास एक हेडर है, हमने हेडर को ना मल्टीपल बनाया, मतलब पेरेंट मेरा कौन है भाई इस बार, ऐप है। मेरा पेरेंट कौन है भाई इस बार, ऐप है। मेरे कंपोनेंट का पेरेंट कौन है भाई इस बार, ऐप है। ऐप के अंदर पहला चाइल्ड मेरे पास है भाई हेडर। हेडर को मैं बोलूँगा भाई आप क्या करो, प्रॉप लेके जाओ, प्रॉप लेके जाओगे आप, अ, कुछ भी लेके जा सकता है भाई, जैसे कि मैं बोलता हूँ टाइटल। ठीक है, टाइटल में मैंने इसको बोला यार होम। हेडर के अंदर मैंने क्या बोल दिया भाई, टाइटल लेके जाओ क्या इस बार, होम का, या फिर नैवबार का लेके जा सकते हो, हेडर है ना। तो यहाँ से लेके जाएगा ये हेडर। यहाँ पर मैंने इस बार प्रॉप पास किया है। ये जो हेडर है मुझे यहाँ पर प्रॉप्स में मिलेगा। प्रॉप्स क्या मिलता था भाई, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता था। अगर मैं ऑब्जेक्ट देखूँ तो भाई मुझे एक पूरा एक प्रॉप अगर देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा कंसोल के अंदर। और जब ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है तो आप डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डॉट प्रॉपर्टी नेम करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। मैंने कहा यार दोस्त आप क्या करो, टाइटल को मुझे निकाल के दे दो। टाइटल अगर निकाल के देगा तो टाइटल में क्या पड़ा हुआ भाई, नैव बार पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला भाई, नैव बार। अच्छा, साथ ही साथ आप देख रहे होगे यार ये 2 दफ़ा री रेंडर कर रहा है, सही है। तो ये 2 दफ़ा स्ट्रिक्ट मोड कैसे करता है, तो आपने सिंपल क्या करना है यार, जाके स्ट्रिक्ट मोड को हटा देना है। यार स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली ना डेवलपमेंट साइड पर यूज़ किया जाता है, और ये जो है ना वार्निंग्स देता है अगर आप डेप्रिकेटेड कोड वगैरह यूज़ करो ना, तो मतलब कोड की क्वालिटी अच्छी करने के लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब देखो 2 दफ़ा री रेंडर नहीं हो रहा, और इसकी एक मेन चीज़ ये है कि भाई ये 2 दफ़ा री रेंडर करता है, सही है, हर चीज़ को 2 दफ़ा री रेंडर करता है। अब मैंने स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया तो मेरे पास सिंपल 1 दफ़ा री रेंडर हो रहा है, सही है। अब मान लो कि यार तुम्हारे पास एक एपीआई थी जो तुमने कॉल करनी थी वन टाइम, और तुम्हारी एपीआई दो दो दफ़ा कॉल हो रही है, बेकार है ना यार स्ट्रिक्ट मोड पे तुम्हारे लिए। तुम्हें अगर हटाना है तो तुम हटा दो, सही है। तो ये सारा तुमने समझ लिया स्ट्रिक्ट मोड को भी। मेन चीज़ क्या थी यार, तुम्हारे पास एक ऐप जे थी, ऐप जे के अंदर हेडर था जो ऐप का चाइल्ड था। पेरेंट ने भेजा चाइल्ड को डेटा, चाइल्ड ने रिसीव किया, और लाइन नंबर 5 के अंदर नैवबार को देख लिया। अब मान लो कि यार ये जो डेटा था, ये जो डेटा था, अच्छा हमने जो है ना स्प्रेड ऑपरेटर भी देखा था कि यार स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं सॉरी डीस्ट्रक्चरिंग देखी थी हमने, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग देखी थी और एरे डीस्ट्रक्चरिंग देखी थी। मुझे वहाँ से एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कैसे कर सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट,
और मैं बोलूँगा भाई साहब मुझे वहाँ पर डीस्ट्रक्चर करके मेरी प्रॉपर्टी है टाइटल के नाम की, वो दे दो। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया भाई, डीस्ट्रक्चर कर लिया और टाइटल की प्रॉपर्टी को डायरेक्ट भी मैं इस बार देख सकता हूँ। और फिर टाइटल में मुझे सिंपल वही मिलेगा जो मैंने मांगा था। ठीक है भाई, नैवबार के अंदर लाइन नंबर 5 पे मुझे क्या मिल गया भाई, हेडर की लाइन नंबर 5 पे मुझे क्या मिल गया, नैवबार। क्लियर है। अब अगर मुझे टाइटल के अंदर यही वाला टाइटल फिर से भेजना होता, मैंने कहा यार भाई साहब मैं इस बार ना एक और चीज़ भेजूंगा, मान लो वो टाइटल है। सही है भाई, टाइटल है। और इस बार टाइटल की वैल्यू क्या है भाई, टाइटल। सही है, क्योंकि वो प्रॉप से आ रहा है। टाइटल इज नॉट डिफाइंड, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सही है। अब मान लो मैं हेडर जेएसएक्स के अंदर से नैवबार को भेज रहा था, अब मैं ये वाला कंपोनेंट जो ना बंद कर रहा हूँ, कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट के अंदर का जो कंसोल है उसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अब हेडर लिस्ट भी क्या कर रहा है, हेडर लिस्ट का एक पैरेंट है कौन भाई, हेडर। और यहाँ से एक कंपोनेंट जो है ना, कंपोनेंट जो है प्रॉप पास कर रहा है। और अब हेडर लिस्ट जो है ना वो भी रिसीव करेगा क्या, टाइटल। वो क्या रिसीव करेगा भाई, टाइटल। और मैं सिंपल यहाँ पर आके क्या बोल दूंगा भाई साहब, मुझे जो है ना टाइटल दिखा दो। ठीक है। तो यहाँ पर फिर मुझे वही चीज़ मिल गई। इस बार कौन सी फाइल में मिली है भाई, हेडर लिस्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर। और मिला क्या भाई साहब, नैव। तो मतलब फालतू का जो डेटा जो है ना, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड से नेक्स्ट चाइल्ड, और फिर उससे नेक्स्ट चाइल्ड। तो ये क्या कहलाता है भाई आपका, प्रॉप ड्रिलिंग। समझ आ रही है, ये क्या कहलाता है भाई आपका प्रॉप ड्रिलिंग। और कहीं कहीं हम इसको यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं यार, हम स्टेट्स मैनेज करते हैं और फिर उसकी हेल्प से अपने डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। समझ आया भाई प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है। भाइयों प्रॉप ड्रिलिंग समझ आ गया, जिस जिसको समझ आ गया ज़रा वो रिएक्शन कर दे या फिर हैंड रेज कर दे। अगर नहीं आया तो भाई, ठीक है, अगर नहीं आया तो भाई क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने सिंपल क्या किया है, मेरे पास एक ऐप जैसे था। ठीक है, मेरे पास एक ऐप का कंपोनेंट था, उसका एक चाइल्ड था कौन भाई, हेडर। और भी बहुत सारे चाइल्ड थे इसके। पर मैंने बोला भाई मैं हेडर को ना एक प्रॉप पास करूंगा। प्रॉप क्या होगा भाई, टाइटल। और फिर उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, नाम। क्लियर है। अब जैसे हम फंक्शन को आर्गुमेंट देते थे ना, तो समझ लो ये वही वाली चीज़ है। और ये क्या करेगा, अपने पैरामीटर के अंदर रिसीव करेगा। अब पैरामीटर में एक बात याद रखना कि यार ये हमेशा ना प्रॉप लेके आता है। क्या लेके आता है भाई, प्रॉप्स। आप यहाँ पे अहमद भी लिख सकते हैं और अहमद को देख सकते हैं। पर प्रॉप जो लेके आएगा ना, ये जो अहमद जो लेके आएगा वो एक हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा भाई, हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर तुम यहाँ पर देखो तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। समझ आ रही है, क्या मिल रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। सही है। ऑब्जेक्ट जब मुझे मिल रहा है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हूँ भाई साहब, डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। जब डी स्ट्रक्चर करता था तो फिर मुझे उस प्रॉपर्टी का नाम बताना पड़ता था कि यार इसमें क्या पड़ा हुआ है या फिर क्या नहीं पड़ा हुआ। मैं बोल रहा भाई मेरे पास इस बार डी स्ट्रक्चर जब मैं करता हूँ तो टाइटल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, टाइटल आ रहा है। और वो टाइटल आप मुझे दिखा दो कि यार वो टाइटल आखिर है क्या। समझ आ रहा है। तो वो टाइटल क्या है भाई, हेडर के अंदर नैव बार। ठीक है। अब जब नैव बार यहाँ पर आ गया, ये जो टाइटल यहाँ पर आ रहा है, तो मैं क्या इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। हाँ भाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डायनामिक वैल्यू को भी अपडेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। सही है। पर हम जो है ना प्रॉप ड्रिलिंग से बचते हैं। सही है, हम कोशिश करते हैं कि यार बहुत कम यूज़ किया जाए। पर कई अभी के केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। सही है, मतलब आपके पास 3 एलाइज़ हैं और आप चाहते हो कि यार मैं जो है ना प्रॉप ड्रिलिंग की हेल्प से यूज़ कर लूँ। सही है। मतलब आप क्या चाहते हो यार, आपने जो है एक हेडर लिस्ट बनाई, इसके अंदर का जो ये एल आई है ना, ये भी जो है ना मैं एल आई का यूज़ ना करूँ, एक कंपोनेंट बनाऊँ और फिर यहाँ पर आके ना 3 कंपोनेंट को कॉल कर दूँ। समझ आ रही है। तो उससे भी आप फिर कर सकते हो, मतलब इसके और भी नेस्टेड जा सकते हो। क्योंकि हमें रिएक्ट क्या बोलता है भाई, आपने जो है ना कंपोनेंट बेस्ड काम करना है ताकि आप रीयूज़ कर सको। क्लियर है। वैसे इतना भी नेस्टेड नहीं होगा, मतलब आप कोशिश करना कि यार छोटे छोटे चंक्स के अंदर ना अपनी एप्लीकेशन को तोड़ दो। जैसे कि यार नैव बार हो गया, हो सकता है आपके यहाँ बीच में सर्च बार हो। अगर आपके पास यहाँ लिंक्स हैं, यूएल अंडर अनऑर्डर लिस्ट है, आप उसको इसमें तोड़ दो। आपके पास हीरो सेक्शन है, आपके पास हीरो सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन है, आप उसको तोड़ दो। सही है। आप क्या कर दो भाई, और भी जितने आपके पास सेक्शंस होंगे आप उनको आपस में तोड़ दो। तो ये क्या है भाई, एक डिटेल मैंने आपको स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स का ओवरव्यू करा दिया है ताकि आपको हर चीज़ से समझ आ जाए। बाकी प्रॉप ड्रिलिंग भी आपने समझ लिया कि यार पेरेंट अगर डेटा भेजे किसको भाई, चाइल्ड को, चाइल्ड डेटा भेजे वही वाला ग्रैंड चाइल्ड को, ग्रैंड चाइल्ड वही डेटा भेजे किसको भाई, नेक्स्ट चाइल्ड को। तो ये क्या कहलाता है भाई, प्रॉप ड्रिलिंग।
प्रॉप ड्रिलिंग की हेल्प से हम स्टार्टिंग में कोई ना कोई काम कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। जब हमें लगेगा कि यार हमें प्रॉप ड्रिलिंग करनी चाहिए तो हम कर लेंगे, अदरवाइज इससे अवॉइड कर लेंगे। ठीक है। अब आती है बात कंपोनेंट कॉम्पोजिशन की। किसकी आती है भाई? कंपोनेंट कॉम्पोजिशन। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लो भाई। कंपोनेंट कॉम्पोजिशन क्या होगा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और फिर ना यहीं पे लिख लेता हूँ। सही है भाई साहब। कंपोनेंट कॉम्पोजिशन क्या होता है भाई? आप जो है ना यूआई क्रिएट करते हो। आप कंपोनेंट आप क्या करते हो यार, कंपोनेंट बनाते हो और फिर उसके अंदर ना यूआई होती है एट द एंड। तो आप है ना कॉम्प्लेक्स यूआई को मर्ज करना है। सही है। समझाता हूँ कैसे। मैंने क्या बोला भाई साहब, मेरे पास इस बार हेडर लिस्ट जो थी ना, इस बार हेडर लिस्ट जो थी वो क्या था, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर अगर तुम देखो, मेरे पास हेडर लिस्ट का एक कंपोनेंट था। गौर से समझना है इस चीज़ को, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। मैंने क्या बोला, हेडर है, हेडर लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार आपके पास ना इस बार कुछ चिल्ड्रन रिसीव होगा। क्या होगा भाई? चिल्ड्रन रिसीव होगा। समझ आ रही है? क्या रिसीव होगा दोस्तों? चिल्ड्रन। और ये जो चिल्ड्रन आएंगे ना, वो मैं कहाँ रख दूंगा भाई? यहाँ रख दूंगा। कहाँ रख दूंगा भाई? इसके नीचे यूएल के अंदर ही रख दूंगा। मुझे पता है अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कोड फटेगा, पर अभी हम कोड की तरफ नहीं जा रहे। चिल्ड्रन आएगा, कहाँ से आएगा? आर्गुमेंट से आएगा। और जब आएगा तो मैं यहाँ पर रख दूंगा और वो ये यूएल के अंदर साथ शुमार होके चले जाएगा। मतलब मुझे मर्ज करना है किसी यूआई को अपने कंपोनेंट के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा भाई? मैं बोलूँगा भाई साहब, आप क्या करो, हेडर लिस्ट आपके पास है, ओपनिंग टैग भी इसको बनाओ और फिर इसको क्या करो, क्लोजिंग टैग भी बना लो। हेडर लिस्ट और फिर ये क्लोजिंग भी बन जाएगा। स्टार्टिंग में लगाना है ना भाई, और फिर ये क्लोज भी हो गया। सही है। मतलब एक ओपन टैग और फिर एक प्रॉपर क्लोजिंग टैग हो गया। और फिर इसके अंदर तुम क्या करोगे, चिल्ड्रंस डालोगे। चिल्ड्रन मान लो यार तुमने एल आई डाल दिया, एल आई के अंदर बोल दिया सलीम, सलीम नहीं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। एक और डाल दिया, और क्या हो सकता है भाई? सर्विसेज। ठीक है। मतलब तुमने बोला हेडर लिस्ट क्या करेगा, अपने साथ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट मर्ज करेगा। सही है। मतलब अपने साथ एक कंपोनेंट कॉल करेगा और फिर इसके अंदर की जो एलिमेंट्स होंगे उसको भी क्या करेगा, अपने पेरेंट के पास जाके रेंडर कराएगा। कुल मिला के अब क्या होना चाहिए, जो उसने चाइल्ड रिसीव किए, किसने? हेडर लिस्ट ने, तो वो यहाँ पर चिल्ड्रन में मिलेगा। चिल्ड्रन जब मिले तो जावा स्क्रिप्ट है चिल्ड्रन, तो फिर मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट और फिर चिल्ड्रन को यहाँ पर बुला लूँगा। और चिल्ड्रन के अंदर पैराग्राफ भी हो सकता था, चिल्ड्रन के अंदर H1 भी हो सकता था, चिल्ड्रन के अंदर एल टैग भी हो सकता था। अगर मैं जाकर देखूँ अपनी यूआई को तो मेरी यूआई कैसे नज़र आएगी? तुम देखो मेरी यूआई कैसे नज़र आ रही है भाई। मैंने एलाइज भेजे कहाँ से? अपने हेडर लिस्ट पेरेंट से। और पेरेंट ने कहाँ पर रिसीव किए? चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड ने फिर यहाँ पर मुझे शो करा दिए। सही है। मतलब कंपोनेंट के साथ अगर मुझे कोई अपनी HTML या फिर मुझे अपनी यूआई को मर्ज कराना है, कॉम्प्लेक्स यूआई मर्ज करना है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? कंपोनेंट कॉम्पोजिशन की हेल्प से। समझ आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगा होगा पर है नहीं। इसके अंदर मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया। हम HTML के अंदर जो काम करते थे ना, हमने वही काम किया है और उसको एज अ चिल्ड्रन रिसीव कर लिया, बस। मैंने बोला यार हेडर के अंदर एक हेडर लिस्ट का कंपोनेंट था, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम बनाते हैं भाई, हमें पता है। समझ आ रही है? ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर आप कुछ एलिमेंट रख दो। पर ये था क्या एट द एंड, एक अलग सा कंपोनेंट था। जब ये अलग सा कंपोनेंट था, जो इसके अंदर जो एलिमेंट थे, जो एलिमेंट आए, वो किस में मिलेंगे इस बार मुझे भाई? चिल्ड्रन में मिलेंगे। और देखो यहाँ पर मैं चिल्ड्रन को डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। सही है भाई। और फिर मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन को कॉल कर दिया। समझ आया भाई? क्लियर है भाई? जिसको क्लियर है ज़रा हैंड रेज कर दे ताकि हम आगे बढ़ें। अच्छा देखो, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी समझ आ रही ना तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा भाई, और थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेना। क्योंकि मुझे पता है कि यार वन टाइम में आप कैसे समझ सकते हो, कोई चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग है, इसमें टाइम लगता है भाई। कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, जब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। दिमाग में बैठेगा उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, उसके बाद जाके आपके दिमाग में छप जाएगा। समझ आ रही है? तो भाई आपने हर हाल में क्लास के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
और फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब अगला टॉपिक भाई बेहतरीन और बहुत आसान है, और बस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, और हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। कहता है कि यार हाउ रेंडरिंग वर्क्स इन डिटेल, मतलब हम बार बार जो रेंडरिंग रेंडरिंग कर रहे हैं, ये काम कैसे करता है, ज़रा इसको देखते हैं। भाई मेन चीज़ को समझ लो कि यार हमारे पास जो है ना एक ऐप होगी, मतलब मेन कंपोनेंट क्या हो गया भाई, ऐप हो गया। ऐप का भी एक पप्पा बैठा हुआ है यहाँ पे, वो पप्पा कौन है भाई, मेन JSX है। अब मेन JSX तो नहीं है क्योंकि ये कोई कंपोनेंट नहीं है, सही है। तो सबसे बड़ा जो डैडी है वो कौन है भाई, ऐप JSX है, क्योंकि पहला फंक्शन यहाँ पर बना और उसके अंदर सारे क्या आ रहे हैं भाई, कंपोनेंट्स आ रहे हैं। मतलब ये पेरेंट है, ये जितने भी हैं इसके क्या भाई, चाइल्ड्स हैं। अगर मैं बात करूँ हेडर की, हेडर एक अलग खुद एक कंपोनेंट है। हेडर क्या भाई साहब, एक खुद कंपोनेंट है। और मैं हेडर में क्यों नहीं जा पा रहा, अब चला गया। मेरे पास एक हेडर खुद एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, एक डिव है, और फिर क्या भाई एक H1 है, और फिर उसके अंदर एक हेडर लिस्ट है। अगर हेडर लिस्ट की बात करूं तो भाई हेडर लिस्ट भी एक खुद पेरेंट है। और अगर इसके अंदर कोई और कंपोनेंट कॉल किया जाता, या फिर ये UL जो ये इसके एलाइज दिख रहे हो आप, ये इसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास जो ऐप JSX है ना भाई, मेरे पास जो ऐप JSX है, जब भी वो चलती है, जब भी वो चलती है, मतलब मैं बोल रहा हूँ यार मेरे पास ना एक हीरो सेक्शन के अंदर ना थोड़ी सी UI बनाते हैं चल के, और ना उसके बटन पर ना बस इंक्रीमेंट करेंगे और कुछ नहीं कर रहे, सही है। मैं बोल रहा हूँ यार कॉन्स्ट, और यहाँ पर काउंट है, और फिर ये क्या करेगा भाई, सेट काउंट करेगा, और यूज स्टेट की हेल्प से सेट काउंट करना शुरू कर देगा। और काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी भाई, ज़ीरो होगी। और मैं क्या बोलूँगा भाई साहब, आपके पास जो ना हीरो के अंदर ही ना नंबर लगा देते हैं, हीरो और फिर काउंट, क्योंकि मैं ज़्यादा UI की तरफ अभी जा नहीं रहा, और मैं बोल रहा हूँ क्या मेरे पास एक बटन होगा। बटन क्या है भाई, इंक्रीमेंट का है बटन, क्या भाई, इंक्रीमेंट। और जैसे ही ऑन क्लिक होगा, जैसे ही ऑन क्लिक होगा तो मैं कॉल बैक दूंगा आपको। कॉल बैक क्या करता है, सेट काउंट को अपडेट कर देता है। अपडेट क्या करता है भाई, सेट काउंट में इसको एक प्रीवियस वैल्यू मिलती है भाई। अभी मुझे पता है तुम्हें नहीं समझ आएगा, और तुम क्या करते हो भाई, प्रीवियस के अंदर एक ऐड कर देते हो, ठीक है भाई। आओ चेक करते हैं यार क्या मेरा कोड सही तरीके से चल रहा है। एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम की है। और अगर मैं यहाँ से रिसीव ना करूँ, मैं बोल दूँ यार काउंट +1 कर दो फिलहाल, मेरा काम तब भी चल जाएगा, सही है। तो अभी फिलहाल इस पे ही रहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ यार रिफ्रेश कर लो आप फटाफट से अपने आप को, इंक्रीमेंट 1 2 3, सही है। और मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक डिव में रख देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो। और मैं इसके पीछे ना एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, BG। ये तो पूरा उसको ले लेगा, मुझे लगाना है बटन के पीछे, जी। और कुछ हमने लास्ट क्लास में एक कलर यूज़ किया था, ई करके ना कुछ, अच्छा कलर था, सही है भाई। तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। अबे ये अब भी नहीं आया नीचे, अच्छा फ्लैक्स किया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ भाई, फ्लैक्स कॉल कर दूँ, ठीक है भाई। और फिर मुझे इस डब्बे को लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है भाई साहब। मैंने बोला यार आप क्या करो, इसका टेक्स्ट जो है ना वो ब्लैक कर दो, समझ आ रही है। तो ये जब भी क्लिक होगा तो इस बार नंबर मेरा बढ़ के आ रहा है। मैं H1 को भी क्या करता हूँ, साइज़ बड़ा कर देता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट, टेक्स्ट कर दो भाई साहब इसका 4 XL, और फॉन्ट बोल्ड कर दो यार ज़रा सा, ताकि थोड़ा सा सही दिखना शुरू हो जाए मुझे। और इसके नीचे ना ज़रा सा मार्जिन बॉटम दे दो ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए, थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। और इंक्रीमेंट को भी फॉन्ट बोल्ड, और पैडिंग 3, राउंडेड 2 XL, ठीक है बस। और कर्सर पॉइंटर, ठीक है भाई, तो ये कर्सर पॉइंटर आ जाएगा। जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये क्या हो रही है भाई, मेरी स्टेट चेंज हो रही है और फिर मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ यार, जब भी फंक्शन कॉल किया जाता है, जब भी फंक्शन कॉल किया जाता है, तो उसका जो चाइल्ड होता है ना भाई, वो रिरेंडर होता है। क्या होता है भाई, रिरेंडर होता है। मैंने बोला भाई साहब आपके पास ऐप JSX है, अच्छा मैंने क्या बनाया, फिर मुझे जो है ना एक काम ये करना पड़ेगा, हीरो के लिए भी ना एक
चाइल्ड बनाना पड़ेगा। भाई देखो, मेरे पास एक हीरो पेरेंट है, मेरे पास एक हीरो पेरेंट है। मैं जो है ना इसके लिए एक चाइल्ड बना रहा हूँ फालतू कंपोनेंट, सही है। मैं एक फू के नाम से कंपोनेंट बना रहा हूँ, फू डॉट जी एस एक्स। सिर्फ तुम्हें फू को छोड़ो, एक काम करते हैं, चाइल्ड डॉट जी एस एक्स बनाते हैं, ठीक है। आर ए एफ सी ई। और फिर मैं इसको सिंपल कहाँ कॉल करा दूंगा, अपने हीरो के कंपोनेंट में। यहाँ पर देखना, मैं इसको चाइल्ड को बुलाऊंगा, और चाइल्ड भाई आप यहाँ पर आ जाओ। जब आप चलोगे ना तो आप मुझे बताना कि यार आप चले हो या नहीं चले। चाइल्ड के अंदर सिर्फ मैंने आर ए एफ सी रखा है और कुछ भी नहीं रखा, ये चाइल्ड आ गया। और चाइल्ड में जाके ना बस सिंपल एक कंसोल लॉग लगा के देख रहा हूँ, रेंडर। क्या कर रहा हूँ भाई, रेंडर हुआ। अब जब रेंडर हुआ है ना तो तुम देखना कब होगा, सही भाई। मैंने सिंपल रीलोड किया, जैसे ही रीलोड करता हूँ तो नैव बार तो चला ही था। नैव बार जब चला तो उसके अंदर मुझे एक नैव बार मैंने प्रॉप पास किया हुआ था, उसको बंद करते हैं हेडर लिस्ट के अंदर जाके, ताकि क्रिस्टल क्लियर हमें होना शुरू हो जाए। मैं बोला भाई आप क्या करोगे, आप जब चलोगे तो आपको ना एक नैव बार मिलेगा, मिल गया। और फिर जब ये देखो मेन चीज़ क्या हुई, रीलोड क्या हुआ, मेन कंपोनेंट हुआ, कौन सा, ऐप वाला। ऐप वाले के अंदर ये कंपोनेंट भी था, हीरो भी था, और फिर चाइल्ड भी था। और ये मैंने कहाँ पर लगाया भाई, चाइल्ड डॉट जेएसएक्स के अंदर लगाया था। चलो मान लिया यार, फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी एप्लीकेशन चली तो तुम्हारा ये कंपोनेंट क्या कर गया भाई, रेंडर कर गया, ओके। अब जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो देखो मेरा रेंडर हुआ फिर चला। रेंडर हुआ किस में रखा था, चाइल्ड में, जबकि चाइल्ड को नहीं चलना चाहिए था, समझ आ रही है। तो ये री रेंडरिंग होती है भाई। री रेंडरिंग कब होती है, जब आपका पेज रिफ्रेश हो, ठीक है, और आपका फंक्शन कॉल हो। मतलब री रेंडरिंग, रिफ्रेश की बात नहीं कर सकते हम, फंक्शन कॉल रखते हैं। री रेंडरिंग कब चलती है भाई, जब आपका फंक्शन कॉल हो, सही है। री रेंडरिंग सबसे पहले तो तुमने देखा यार, फंक्शन कॉल हुआ तो तुम्हारे पास री रेंडर हुआ, फंक्शन कॉल पे री रेंडर हुआ। फिर और कब हुआ, जब तुम्हारी स्टेट अपडेट हुई, स्टेट अपडेट हुई। अब तुम बोलोगे सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर, ये आप क्या बता रहे हैं मुझे। सिंपल सी बात है भाई, मैंने बोला था मेरे पास एक हीरो जेएसएक्स है। क्या भाई, हीरो जेएसएक्स। हीरो जेएसएक्स के अंदर मैंने एक स्टेट बना के रखी है। स्टेट क्या भाई, काउंट है। काउंट क्या था, मतलब एक वेरिएबल था जो क्या करता है, अपनी वैल्यू को अपडेट करता है। कौन करता है, सेट काउंट। सेट काउंट क्या है, हेल्पर फंक्शन है, ताकि तुम काउंट की वैल्यू को अपडेट कर सको, समझ आ रहा है। अब तुम बोलते हो कि भाई जैसे ही ऑन क्लिक हो तो सेट काउंट चले। सेट काउंट क्या करता है, स्टेट अपडेट करता है। तो मैंने तुम्हें अभी यहाँ पर क्या बताया कि भाई साहब जब भी स्टेट अपडेट होती है तो क्या होता है, कंपोनेंट री रेंडर होता है, समझ आ रही है। तो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, जब भी तो वो चाइल्ड रेंडर हुआ बार बार आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पर अगर एक बैच होता, 1 2 3 होता, और यहाँ पर सिर्फ सिंपल यहाँ पर एक नंबर काउंट बढ़ जाता, तो इस नंबर काउंट पर क्या मुझे मेरा चाइल्ड भी री रेंडर करवाना है, नो। तो फिर रिएक्ट का मकसद क्या हुआ, रिएक्ट का मकसद तो ये था ना कि यार फालतू की री रेंडरिंग से बचना, समझ आ रही है। तो इस तरीके से क्या हो रही होती है भाई, री रेंडरिंग हो रही होती है। इससे कैसे बचा जाएगा वो अभी देख लेंगे, ठीक है भाई। तो हमने देखा यार री रेंडरिंग किस तरीके से हो रही है, डिटेल में समझा कि यार किस तरीके से काम हो रहा है। अब हम देखेंगे, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डिफिंग का, ठीक है। डिफिंग के कॉन्सेप्ट में मैं तुम्हें कुछ एक अच्छी सी चीज़ समझाऊंगा, मतलब रिएक्ट का थोड़ा सा सिनेरियो समझाऊंगा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि तुमने अभी जो देखा था कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर जो चाइल्ड है वो किन की बेस पर अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, फंक्शन कॉल, और फिर हमारी स्टेट अपडेट की वजह से वो दोबारा री रेंडर हो रहा है, मतलब बार बार री रेंडर हो रहा है। देखो यहाँ पे इसको क्लियर किया, फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ, फंक्शन कॉल करने की बजाय स्टेट अपडेट हुई। स्टेट अपडेट हुई तो फिर चाइल्ड क्यों री रेंडर हुआ, सिंपल ये वाला अकाउंट अपडेट होता, बस खत्म, काम खत्म हो जाता। समझ आ रही है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। तो ये री रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बार बार री रेंडरिंग, फालतू की री रेंडरिंग करेगा। मतलब री रेंडरिंग एक और कब होगी, जब पेरेंट, एक और कब होगी, अ, जब पेरेंट अपडेट होगा, जब पेरेंट अपडेट होगा तो चाइल्ड री रेंडर होगा।
समझ आई? तो इससे भी हम बच सकते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे बचते हैं, ठीक है? अब जब हम इसकी फालतू की री-रेंडरिंग से बचेंगे ना, तो हमारी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज़ होगी, ठीक है? ये सारी कहानी होती है। अब आते हैं भाई डिफिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। डिफिंग बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। डिफिंग एक कॉन्सेप्ट है जो रिएक्ट यूज़ कर रहा होता है। क्यों यूज़ कर रहा होता है भाई? ताकि वो जो है ना कंपेयर कर सके कि यार कौन सा एलिमेंट है जिसे मुझे अपडेट करना है। मैंने तुम्हें बताया था कि यार तुम्हारे पास एक हमारा रियल डॉम होता है, ठीक है भाई साहब? तुम्हारे पास एक रियल डॉम होता है और फिर ना तुम्हारे पास एक वर्चुअल डॉम भी होता था, ठीक है भाई? कॉपी नहीं आ पा रही भाई। ठीक है भाई, कंट्रोल डी। मैं बोलता हूँ भाई ये कॉपी आ गई इसकी। और रियल डॉम की कॉपी मैंने बताई थी तुम्हें, एक लाइट वेट कॉपी होती है, वो क्या कहलाती है भाई? वर्चुअल डॉम। ठीक है भाई साहब? ये आ गया भाई मेरे पास वर्चुअल डॉम। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, पर कोशिश करना समझ लो, ठीक है? अब हमारे पास जो है ना एक वर्चुअल डॉम होता है। ये कौन बनाता है भाई? जब भी हमारी एप्लीकेशन चलती है ना, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें ना एक चीज़ और बताता हूँ कि यार इसका ना बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है। मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, हो सकता है वो मेरे माइंड से निकल गया था, पर मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? सबसे पहले ना स्टेप वन क्या है भाई? फंक्शन कॉल। स्टेप वन क्या है भाई? फंक्शन कॉल। अब जब फंक्शन कॉल होता है ना, तो फंक्शन को जो है ना वो रिटर्न करता है JSX। JSX रिटर्न करता है कौन? जब फंक्शन कॉल होता है, JSX रिटर्न होती है, ठीक है? जब JSX रिटर्न हो जाती है तो फिर तीसरे स्टेप पर जाता है, ये डॉम क्रिएट करता है, वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, ठीक है? वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। मतलब वर्चुअल डॉम सबसे पहले ये जब JSX रिटर्न होगी ना, तो ये इधर आएगा और एक क्रिएट एलिमेंट करेगा। मेन JSX कहाँ है भाई हमारी? मेन JSX हमारी भाई ये रही। मेन JSX के अंदर देखो तुम क्या कर रहा है, क्रिएट रूट। यहाँ पर क्या करता होगा, एक एलिमेंट क्रिएट करता होगा, और फिर यहाँ पर जब ये एलिमेंट क्रिएट करेगा तो वो किस में करेगा भाई? वर्चुअल डॉम में करेगा, ठीक है? स्टेप फोर में क्या करेगा? स्टेप फोर जो है ना मेन चीज़ है। स्टेप फोर में क्या होता है? जब वर्चुअल डॉम क्रिएट कर दिया, वो किससे डॉम क्रिएट किया है? रियल डॉम से क्रिएट किया है, ठीक है? अब तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई होंगी कि यार रियल डॉम क्या है, वर्चुअल डॉम उसी की एक लाइट वेट कॉपी है। कौन क्रिएट कर रहा है? जब फंक्शन रेंडरिंग हो रही है, जब री रेंडरिंग हो रही है, तब हो रहा है, एक फंक्शन कॉल होता है, स्टेप वन। स्टेप टू के अंदर JSX रिटर्न होती है। फिर तीसरे पे वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है, मतलब क्रिएट एलिमेंट होता है। फिर स्टेप फोर में होता है भाई ओल्ड वर्चुअल डॉम वर्सेस न्यू वर्चुअल डॉम। समझ आ रही है? क्या होता है? ओल्ड वर्चुअल डॉम वर्सेस न्यू वर्चुअल डॉम, ठीक है? और फिर स्टेप फाइव में क्या होता है भाई साहब? अपडेट हो जाती है। स्टेप फाइव में क्या होता है भाई? अपडेट। अपडेट से मुराद ये है, जो पार्ट जो पार्ट चेंज हुआ वहाँ अपडेट हो गई, वहाँ अपडेट हो गई। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5, ये क्या कहलाता है भाई? डिफिंग कहलाता है। सही है, ये क्या कहलाता है भाई? डिफिंग। अभी हम इसको समझेंगे क्या कर रहा है। पर ये जितना भी प्रोसेस है, ये जितना भी प्रोसेस है स्टेप 1 से लेके 5, ये क्या कहलाता है भाई? रिकन्सिलिएशन। ये क्या कहलाता है? रिकन्सिलिएशन। रिकन्सी रिकॉन्सिलेशन। कुछ इस तरह की स्पेलिंग होगी, देख लेना यार अगर गलत हो जाए, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस क्या कहला रहा होता है भाई? रिकन्सिलिएशन कहलाता है, ठीक है? अब हमने स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 जो देखा ना, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो। अच्छा, मुझे बता देना भाई, कोई जब मीटिंग एंड होने लगे ना, तो हम मीटिंग एक नई बना लेंगे। एक काम करते हैं, अभी बना लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था क्या भाई? डिफिंग का कॉन्सेप्ट ना। तो हमारे पास क्या होता है भाई? सबसे पहले तो एक रियल डॉम होता था, सही है? रियल डॉम कॉपी बनाता है, रिएक्ट के अंदर एक हमारे पास वर्चुअल डॉम होता है। वर्चुअल डॉम किससे कॉपी लेता है? रियल डॉम से, ठीक है? अब होता क्या है, यहाँ पर जो है ना वर्सेस होता है। ये क्या हो रहा है भाई? डिफिंग हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? डिफिंग का कॉन्सेप्ट। रियल डॉम से क्या बना? वर्चुअल डॉम। अब हमारा जो डॉम था, मान लो कि यार एक हमारे डॉम के अंदर ना हेडर था। यहाँ पे हेडर बनाते हैं छोटा सा ना, ये हेडर था, ये ऐड हो गया।
और इसमें ये हेडर नहीं था, इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसके अंदर एक सेक्शन भी आ गया, मान लो फुटर आ गया, समझ आ रहा है, ये फुटर आ गया और ये क्या आ गया भाई, हमारे पास हेडर आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी। अब डिफिन क्या करता है, ओल्ड वर्चुअल डॉम, क्या भाई, ओल्ड वर्चुअल डॉम, समझ आ रहा है। मैंने बोला भाई साहब ये मेरे पास ओल्ड वर्चुअल डॉम हो गया, अब मेरे पास ये क्या हो गया, न्यू वर्चुअल डॉम, क्योंकि मेरे इस डॉम के अंदर अपडेट हो गई, पहले इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा था, जब अपडेट हो गई तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, न्यू वर्चुअल डॉम। और फिर ये ना इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा, इन दोनों को आपस में कौन करेगा भाई, कंपेयर। और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, आपके पास डिफिंग का होता है। जो पार्ट अपडेट होगा, मींस हेडर के अंदर कुछ अपडेट हुआ, फुटर के अंदर जो कुछ अपडेट हुआ, वो जाकर कहाँ पर अपडेट हो जाएगा भाई, आपके डॉम के अंदर। कहाँ पर जाके अपडेट हो जाएगा भाई, आपके डॉम के अंदर। और वो जो डॉम के अंदर अपडेट होगी, वो आपको आपके यूआई के अंदर नजर आ जाएगी। मतलब एक ये ओल्ड डॉम होगा, जैसे ही क्लिक हुआ न्यू वर्चुअल डॉम बना था, और वो क्या कर रहा है, ओल्ड वर्चुअल डॉम और न्यू वर्चुअल डॉम को आपस में कंपेयर कर रहा है, जो पार्ट चेंज हो रहा है उसको जाके सिर्फ अपडेट कर रहा है, सिंपल। समझ आ रहा है। तो ये एक डिफिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एग्जैक्टली exactly. मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि यार ओनली उस पार्ट को, स्टेप 5 में अपडेटेड पार्ट, जो पार्ट चेंज हुआ है वहाँ अपडेट हो गई, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। स्टेप 1 से 5, स्टेप 1 to 5 क्या कहलाता है भाई। नहीं भाई, इतना प्रोसेस फास्ट होता है, कोई डिले नहीं आता। यार नहीं समझा, फिर से समझाओ। अब्दुल्ला, आप कुछ सवाल पूछे थे, क्या पूछे थे बताओ। हम्म, नहीं, नहीं ना, देखो सीन क्या है, सीन ये है कि यार हम अगर डायरेक्ट कराते विदाउट रिएक्ट, तो हमारा तो पूरा डॉम रीलोड हो रहा था, जावास्क्रिप्ट में ये पूरा डॉम रीलोड होता था। रिएक्ट मुझे बोल रहा है भाई मैं बार बार री रेंडर नहीं करूँगा, और तुम्हारा काम जो है ना और आसान कर दूंगा, मतलब ईज़ी कर दूंगा। एक अब देखो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तुम रिफ्रेश वाले आइकन को देखना, क्या मेरा आइकन चेंज हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। तो ये सिर्फ अपने जो जो इसका पेरेंट है और इसके जो चाइल्ड है, इसको सिर्फ क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है बस। मतलब अगर ये हीरो सेक्शन है, इसके अंदर 5 सेक्शंस और भी होते, और पेरेंट कौन होता है, हीरो। अगर हीरो के अंदर अपडेट हुआ, जैसे ये आर्ट अपडेट हुआ, तो इसके जितने भी चाइल्ड होते सबको लेके जाता। पर हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं प्योर कंपोनेंट्स की हेल्प से, सही, वो भी करके देखेंगे। मेन चीज़ यही है भाई कि रिएक्ट जो है हमें जो काम करके दे रहा है, वो बहुत आसान करके दे रहा है। एक तो हमारे लाइन ऑफ कोड्स बच रहे हैं, इंटरनली वो खुद कर रहा है, खुद ही मैनेज कर रहा है, हमें कुछ करना ही नहीं है। वालेकुम सलाम। समझ आई। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि यार अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है की प्रॉप्स। ऑलरेडी हमने करके देखा हुआ था भाई, ऑलरेडी हमने करके देखा हुआ था की प्रॉप्स। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ चाहूँगा कि यार हमने लिस्ट बनाई भी थी ना, बेहतरीन यार, हमने आज ना सही काम कर लिया, और जो ना रैंडमली जो है लिस्ट वगैरह भी बन गई। तो मैं क्या चाहूँगा यार, यहाँ पर ना मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है ना, तो यहाँ पर क्या करा दूँ भाई, मैपिंग करा दूँ, सही है। और मैपिंग कैसे कराऊँ, जाहिर सी बात है मेरे पास कोई एरे के अंदर एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीपल हो, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूँ, मैपिंग करूँ। मैं बोलूँगा भाई साहब मेरे पास कौन से ले लो आप, और एक एरे होगा, लिस्ट एरे। और मैंने कहा भाई पहला है होम, दूसरा है अबाउट, तीसरा है कॉन्टैक्ट। समझ आ रहा है। तो मैंने इनको कहा भाई तीनों को आप ज़रा सा गायब हो जाओ, और आप यहाँ पर क्या कराओगे, लिस्ट एरे के ऊपर जाओगे और बोलोगे मैप कर दो। क्या कर दो भाई, मैप। मैप क्या था, एक हायर ऑर्डर मेथड था, जो क्या करता था, एक तो मैं अ, अ, मतलब हम जब लूप चलाते थे तो उसके अंदर से हमें एरे का आइटम मिल जाता था। तो मैंने क्या बोला भाई, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा। आइटम जब मिले तो आप क्या करोगे, कुछ रिटर्न करोगे। आप क्या कर दोगे भाई, कुछ रिटर्न कर दोगे। थोड़ा सा तुम्हें चेंजेस लगेंगे सिंटैक्स में, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट क्यों खोल दिए,
राउंड ब्रैकेट देखो, अगर हम यहाँ पर काम करते हैं ना तो यहाँ पर भी लगे हैं, तो कोई मसला नहीं होगा अगर आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो फिर आपने जो है ना एक वैल्यू को रिटर्न करना होता है। मैंने बोला भाई मेरा एक एल आई रिटर्न होगा यहाँ से, और एल आई के अंदर क्या होगा भाई, आइटम होगा। क्या होगा भाई साहब, आइटम। सही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक लाइन के अंदर तीन मेरे पास लिस्ट के जो लिस्ट एरे था, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास तीन थे, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अब वो एक ही लाइन के अंदर काम हो रहा है। सही है, और यहाँ पर मैपिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो स्टिल ये काम कर रहा है। जब ये मैपिंग कर रहा है, जब ये मैपिंग कर रहा है, तो इसने अपना काम कर दिया बेहतरीन फर्स्ट क्लास करके। ठीक है, इसने अपना काम क्या कर दिया भाई, फर्स्ट क्लास करके कर दिया। पर अगर तुम यहाँ पर देखो कंसोल के टैब के अंदर, तो तुम्हें एक ना इंस्टॉल हुक जेएस लाइन नंबर 1 की तरफ से कुछ वार्निंग आ रही है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। क्या मतलब हुआ, यही मतलब है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, की प्रॉप्स। क्या पढ़ना चाह रहे हैं भाई, की प्रॉप्स। होता क्या है की प्रॉप्स के अंदर, कि आप जो है ना की प्रोवाइड करते हो एज अ प्रॉप। क्या प्रोवाइड करते हो भाई, आप की प्रोवाइड करते हो एज अ प्रॉप। मैंने बोला भाई साहब मेरे पास एक की है, की क्या हो सकती है भाई, इंडेक्स हो सकता है। इंडेक्स मैं यहाँ से आइटम में से निकाल सकता हूँ, इंडेक्स मुझे मिलेगा, मैं इंडेक्स यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा तो ये वाला जो मसला था वो क्या हो जाएगा भाई, रिजॉल्व हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई साहब रिफ्रेश करो। जब रिफ्रेश किया तो इस बार मुझे वो वाली वार्निंग नहीं मिली। अच्छा भाई, की प्रॉप से फ़ायदा क्या है, की प्रॉप से फ़ायदा क्या है, की प्रॉप ना रिएक्ट को हेल्प करता है। की प्रॉप रिएक्ट को हेल्प करता है पहचानने में, पहचानने में। जी, क्या चीज़, क्यों, ये रहा ना यूएल के अंदर एल आई है ना, ये एल आई रिटर्न हो रहा है और हमने इसके ऊपर मैप किया, हो रहा है ना, ये रहा नैप बार में। पोर्टफोलियो सर्विसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम थे नहीं, तुम्हें इसका अभी पता नहीं है कि यार क्या हो रहा है। हमने ना वो पढ़ा था अपना, क्या नाम है भाई इसका, कंपोनेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो कंपोनेंट कॉम्पोजिशन पता है क्या करता है, तुम थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करके देखोगे ना तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। सही है, मैं अपलोड कर दूंगा तो तुम देख लोगे। अच्छा, मैं बता रहा था यार तुम्हें क्या, की प्रॉप्स। की प्रॉप्स में क्या हो रहा है, तुमने की एज अ प्रॉप पास किया किसको भाई, एल आई को, और उसके अंदर तुमने अपना इंडेक्स बता दिया। यहाँ पर क्या होता है कि तुमने ना यूनिक वैल्यू देनी होती है हर एलिमेंट को, मतलब यहाँ पर मल्टीपल एल आई रिपीट हो रहे होंगे। तो इसको क्या पता कि यार ये वाला एल आई कौन सा है, दूसरा वाला एल आई किसका है, तीसरा वाला एल आई किसका है। तो की प्रॉप रिएक्ट को हेल्प करता है पहचानने में एलिमेंट को। सही है, किसको भाई, एलिमेंट को। एग्जैक्टली आईडी की तरह काम करता है। हम जो है ना इंडेक्स नहीं देते यहाँ पर, हम यहाँ पर इंडेक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंडेक्स नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ये क्या पहचानने में ऐड करेगा, हेल्प करेगा रिएक्ट को, कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ, कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ, सही है, कौन सा एलिमेंट अपडेट हुआ, बिल्कुल आईडी की तरह, जस्ट लाइक आईडी। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं यहाँ पर ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता था, ऑब्जेक्ट बना सकता था, और मैं यहाँ पर ना इस बार कोई और सा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर यूज़र का नाम होगा, यूज़र नेम, और वो क्या है भाई, हसन है, और यूज़र की एक आईडी है। मैंने कहा यार 1, यूज़र आईडी यार रैंडम भी हो सकती है, तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये सारा काम हमने करके रखा हुआ है। कॉपी, देन पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स होंगे, और मैं उसको अपडेट कर लूँगा। पहले में मेरे पास हसन था, दूसरे में बोलता हूँ सुफियान, तीसरे में बोलता हूँ उज़ैर। ठीक है भाई, मैंने बोला भाई साहब कोई आया है उसको इन कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा भाई साहब, आप क्या करो, यहाँ पर ना मैपिंग करो। क्या करो भाई, मैपिंग करो। मैं बोला कि यार मेरे पास एक एल आई आएगा, सॉरी एल आई नहीं है, वो क्या है भाई, यूज़र्स का एरे, यूज़र्स एरे। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा भाई, मेरे पास एक डिव है, मेरे पास एक डिव है, डिव के अंदर आप क्या करो, मैपिंग करके दो यूज़र्स एरे पे। ठीक है, यूज़र्स एरे डॉट मैप। मैप जब करोगे तो आपको एक एक आइटम मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई,
एक फंक्शन मिलेगा आइटम। आइटम में इस बार पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे भाई साहब आप इस बार यहाँ पर क्या करो, एक एल आई को रिटर्न कर दो। सही है, एक एल आई बनाओ। सॉरी, यहाँ पर हम ना यूज़र को प्रिंट करना चाहते हैं। एल आई बनाओ। एल आई के अंदर आप क्या करो, आपको ना पूरा एल आई के अंदर ना एक आइटम मिलेगा, मतलब आइटम से मुराद पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। याद है कितनी दफ़ा करवा रहा था बार बार? जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसके अंदर यूज़र नेम होगा और फिर यूज़र आईडी होगी। मैं सिंपल क्या बोलूँगा भाई साहब, आपके पास ना आइटम आया। आपके पास क्या आया भाई? आइटम आया। आइटम पूरा ऑब्जेक्ट है। सही है, अभी देखना क्या पड्डा होगा यहाँ पर। हो रहा पड्डा? देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सही है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, आइटम के अंदर एक मेरे यूज़र नेम है और फिर उसको आप शो करा दो। आइटम डॉट यूज़र नेम, तुम देखो यहाँ पर शो हो रहा है हसन सुफियान उजैर। समझ आ रही है? तो यहाँ पर जब शो हो रहा है तो ये क्या आते हैं मेरे पास यूज़र। अब मैं की के अंदर ना बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या दूंगा, यूज़र की आईडी। मैं बोलूँगा भाई साहब आइटम के अंदर जो है ना एक यूज़र आईडी भी पड़ी हुई है, वो भी आप रख लो। ये क्या करेगा, उसको जो है ना चेक करेगा कि यार आइटम की आईडी सेम तो नहीं है। अब देखो हमारे पास ना सारी आइटम की आईडी सेम है, 12 12। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 122 कर देता हूँ और इसको 212 कर देता हूँ। तो इस बार क्या हो जाएंगी, तीनों सेम नहीं होंगी। इस बार तीनों की क्या हो जाएंगी, चेंजेस हो जाएंगी। क्या भाई, आईडीज़। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो की प्रॉप के अंदर तुम्हें समझ आ गया कि यार हम इंडेक्स भी दे सकते हैं जो हमें हमारे मैप के थ्रू मिलता है। हमारे पास यहाँ इंडेक्स भी मिलता है हमें, हम वो भी दे सकते हैं यहाँ पर की के अंदर। पर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कहती है कि यार आप ना जो भी आइटम है उसकी आईडी दो। यूज़र आईडी हो सकती है, प्रोडक्ट आईडी हो सकती है, या फिर उस एलिमेंट की आईडी हो सकती है। तो आपने वो आईडी पास कर देनी है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो एरर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जो नीचे इसकी तरफ से, तो ये इस एसलिंट की तरफ से आ रहे हैं, देख रहे हो? ये एसलिंट दे रहा है ये मुझे। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। याद है हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कर रहे थे, तो हमने टाइप स्क्रिप्ट के वो सारी एक्सटेंशन वगैरह को डाउनलोड करके रखा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है भाई, तुम्हारा की प्रॉप जो तुम्हें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है। री रेंडरिंग लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दी है, ये किस तरीके से काम कर रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये सारा यही है। जी, क्या सवाल है? की प्रॉप्स का फ़ायदा यही है ना कि ये रिएक्ट को जानने में हेल्प करता है। की प्रॉप रिएक्ट को हेल्प करता है पहचानने में एलिमेंट को, कि यार कौन सा ऐड होगा, कौन सा रिमूव होगा, कौन सा अपडेट होगा। तो मतलब अगर अगर यहाँ पर कोई ऑन क्लिक लगा हुआ होता, सही है, ऑन क्लिक लगा हुआ होता और फिर तुम बोलते कि यार जिस पर क्लिक हुआ ना उस एलिमेंट को रिमूव कर दो। मान लो तो वहाँ पर एक ऐसा फंक्शन होता रिमूव एलिम का, और वो क्या करता, वो कुछ ना कुछ काम करता। मान लो कॉन्स्ट console लॉग। ठीक है भाई, कंसोल लॉक कर दिया मैंने, जिस पर क्लिक हुआ इवेंट मिलेगा मुझे। चेक करते हैं क्या मुझे इवेंट मिलेगा जब भी चला। लाइन नंबर 8 पे मैंने इसको क्लियर किया, क्लिक, देखो इवेंट मिला। समझ आ रही है? तो ये वही वाली चीज़ है कि यार हमें इवेंट मिलता है किस तरीके से, कौन पे किस पे क्लिक हुआ। अब जब इवेंट मिला है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ई डॉट टारगेट। टारगेट के अंदर क्या आ जाएगा, पूरा एलिमेंट आ जाएगा। उजार पे क्लिक करता हूँ, उजार आ गया। समझ आ रही है? तो इसको हमने क्या कर दिया था, पास कर दिया था आईडी। अगर मुझे इसको डिलीट करना हो तो इस बार अब मैं सब कुछ इसके ऊपर कर भी सकता हूँ। समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ, देखो वो मैपिंग के थ्रू मांगता है, मैपिंग के थ्रू मांगता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि यार कितने आ रहे हैं। सही, वो उसको एज अ चाइल्ड कंसिडर कर रहा था। यहाँ पर तुम मैपिंग करा रहे हो। सही है, मैपिंग के अंदर तुम्हें देना पड़ेगा की प्रॉप। अगर तुम की प्रॉप नहीं दोगे ना यार, ये चलानबाजी करता रहेगा। देखो, देखो कर रहा है, रो रहा है। अच्छा देखो, यूनिक की प्रॉप चाहिए, शुड चाहिए भाई, इसको जो है ना लिस्ट को चाहिए हमेशा। सही है, लिस्ट में चाहिए होगा। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमने री रेंडरिंग लॉजिक देख ली भाई। सारा यही है कि यार किस तरीके से री रेंडर हो रहा होता है। मैंने तुम्हें बताया कि यार सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है, दूसरी दफ़ा JSX रिटर्न होता है, वर्चुअल डॉम होता है, और फिर जब पेरेंट अपडेट होता है तो फिर चाइल्ड भी री रेंडर होता है। सही है, मैंने री रेंडर वाली चीज़ तुम्हें करके दिखा दी। अब री रेंडर से बचा कैसे जाए, व्हाट आर प्योर कंपोनेंट्स, हम इसको ज़रा सा पढ़ते हैं और फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं यार, सिंपल, जिनकी स्टेट
और प्रॉप सेम हो, मतलब जिनकी स्टेट और प्रॉप बिल्कुल सेम हो और वो उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सही है। मैं ना इसको फिर से इसको रोक देता हूँ और एल आई को ओपन कर देता हूँ। एल आई के पास मुझे फिर एरे देना पड़ेगा। इसको बंद करो। ठीक है भाई। और मैं बोलता हूँ लेट यू क्या लिस्ट एरे और होम अबाउट सर्विसेज। लिस्ट एरे इज नॉट डिफाइंड है तो भाई सही है भाई, ये वापसी आ गया अपनी जगह पे। और ये डिव लगा हुआ है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। सही है भाई। अच्छा जी। सही है भाई। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी सेट है। अब मैं क्या करूँगा यार, मुझे यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी कि यार नैव पर मतलब मेरी ऐप जैसे जैसे ही रीलोड होती है तो उसके साथ साथ उसका चाइल्ड भी रेंडर हुआ। उसका चाइल्ड भी रेंडर हुआ, क्योंकि तुम देख सकते हो कि चाइल्ड डॉट जेएसएक्स के अंदर मेरी फाइल में कंसोल लगा हुआ है। मतलब अगर मेरी ऐप अगर री रेंडर होती है और उसके अंदर चाइल्ड है, मतलब फंक्शन कॉल होता है, तो उसके चाइल्ड भी क्या हो रहे हैं भाई मेरे पास री रेंडर। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? वो क्या कहलाता है भाई? प्योर कंपोनेंट कहलाता है। मतलब जिसकी स्टेट सेम हो और जिसकी प्रॉप सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा भाई? प्योर कंपोनेंट। मैंने बोला भाई साहब मेरे पास ऐप जेएसएक्स है, ऐप जेएसएक्स के अंदर एक हेडर का कंपोनेंट है, हेडर के अंदर हेडर लिस्ट का एक कंपोनेंट है। तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इस वाले कंपोनेंट को, इस पूरे कंपोनेंट को किस में रख दूंगा यार? आ, गौर से देखना, मैं क्या बोलूँगा यार, मेरे पास एक हेडर लिस्ट का कंपोनेंट है। आप क्या करो भाई, कॉन्स्ट हेडर लिस्ट का मेरा कंपोनेंट आ गया। और आप क्या करो, रिएक्ट के पास जाओ और बोलो डॉट मैमो। क्या बोलो भाई? रिएक्ट डॉट मैमो। और उसके अंदर अपना पूरा फंक्शन रख दो। समझ आ रही? उसके अंदर अपने क्या कर दो भाई, पूरा फंक्शन रख दो। अब यहाँ पर तुम्हें सिंपल क्या देना पड़ेगा भाई? कॉल बैक देना पड़ेगा। सिंपल तुमने बोला भाई साहब कॉल बैक दूंगा और बस, और कुछ नहीं है। मतलब कॉल बैक दे दो या नॉर्मल फंक्शन लिखना है वो लिख दो। तो अब क्या होगा, हेडर लिस्ट तुम्हारा वही कंपोनेंट था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा है। और फिर तुमने बोल दिया भाई रिएक्ट डॉट मैमो, और उसके अंदर तुमने अपना फंक्शन दे दिया। फंक्शन वही जो तुमने पहले काम करके रखा हुआ था। ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई मसला वाली बात नहीं है। पर सिंपल क्या किया, रिएक्ट डॉट मैमो एक मेथड था। रिएक्ट के अंदर जो मैमो है वो मेथड है, वो रिएक्ट के पास से लेके आ रहा है। और उसके अंदर तुम एक फंक्शन पास कर रहे हो जो क्या है भाई, तुम्हारा एक कॉल बैक है। ठीक है। और वो क्या करता है, वो देखता है कि यार प्रॉप और मेरा जो स्टेट है क्या वो सेम है, तो फिर मैं री रेंडर नहीं करूँगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ यार दोस्त आप क्या करो, री रेंडर करो और यहाँ से ना सब कुछ गायब कर दो। ठीक है। इंक्रीमेंट रेंडर हुआ, रेंडर हुआ। अच्छा ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है भाई साहब? अ, मैंने बोला भाई आप क्या करोगे, हेडर लिस्ट को मान लो अपने पास रख लो। अभी हेडर में चलते हैं वापस ना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ यार, अबे भाई हेडर लिस्ट में क्यों अपडेट कर रहा हूँ? चाइल्ड कहाँ पर है? चाइल्ड किसका है भाई? चाइल्ड डॉट जेएसएक्स का है, तो मैं उधर कहाँ काम कर रहा हूँ? चाइल्ड लिस्ट में क्यों काम कर रहा हूँ? तो मुझे किस में काम करना है भाई? यहाँ चाइल्ड वाले में। तो मुझे क्या करना था भाई, मेरे पास एक कॉन्स, चलो तुम्हारा भी फायदा हो गया, कॉन्स चाइल्ड, चाइल्ड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा। मैं बोलूँगा भाई रिएक्ट के पास जाओ, एक ऑब्जेक्ट है रिएक्ट, मैंने बताया था रिएक्ट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, आपका एक काम करके देता है। मैमो एक उसके पास मेथड है, उसके अंदर आप अपना एक कॉल बैक पास करोगे। कॉल बैक एक क्या करता है, फंक्शन रिटर्न करता है। मान लो मैं यहाँ पर इसको पूरे को रखता हूँ, अदरवाइज अच्छा देखो, मैं इसको भी गायब करता हूँ और फिर मैं इसको भी गायब कर देता हूँ। बस सिंपल, मैंने एक कॉल बैक दे दिया जो क्या करेगा, अननेसेसरी रीरेंडरिंग को रोकेगा। कैसे? अगर इसका प्रॉप और स्टेट सेम हुआ तो। ठीक है। अब मेरे पास ये जो एरर आ रहा है, अच्छा ये फालतू का एरर है। मैं बोलूँगा भाई साहब रीलोड करो। क्या बोला भाई? यहाँ से क्लियर रीलोड। और जब रीलोड किया तो फर्स्ट टाइम ये चला, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ और इस बार तुम देखो
मेरा चाइल्ड जो है वो अपडेट नहीं हो रहा, मतलब फालतू का री रेंडर नहीं हो रहा। मैंने 16 दफ़ा अपने अकाउंट को अपडेट करवा दिया, पर मेरा री रेंडर कंपोनेंट नहीं हुआ। समझ आई? तो ये क्या होते हैं भाई, ये प्योर कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी स्टेट और प्रॉप्स सेम हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी यार जो हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ी। आई होप आप दोस्तों को क्लियर हुआ होगा। अगर भाई जो चीज़ नहीं समझ आ रही, मुझे पता है यार ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, आप क्या करो भाई वीडियो को दोबारा से देखो और इसको अच्छे से समझो।